सबसे पहले हम कह रहे हैं कि HTML का मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि HTML फाइल क्या होती है, ठीक है। अब हम HTML फाइल बनाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी HTML फाइल हमें बनानी है, तो हम क्या करें, और हम कह रहे हैं कि पहली HTML फाइल बनानी है। अभी तक हमने HTML फाइल बनाई नहीं कभी, तो हम अपनी फर्स्ट HTML फाइल बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नोटपैड ओपन करना तो सबको आना चाहिए विंडोज़ के अंदर, ठीक है। विंडो की और आर को दबाएं, नोटपैड लिखें, नोटपैड खुल जाएगा, मतलब इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं विंडो की और आर को प्रेस करता हूँ, ये हम रन की कमांड में आ गए हैं। यहाँ पर मैं नोटपैड टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, तो नोटपैड हमारा खुल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, नोटपैड खुल गया हमारे पास। अब हमें सबसे पहले HTML फाइल जो होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमने वेबसाइट एडिट करनी है, तो जब एक वेबसाइट है जो कि HTML फाइल की सूरत में बनी हुई है हमारे पास, तो हमें जब तक उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक तो हम उसे एडिट भी नहीं कर सकते। यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन से हिस्से पर क्या लिखा जाता है, ठीक है। सो मैं एक सबसे पहले सिंपली स्ट्रक्चर बनाता हूँ HTML फाइल का। जी, सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ से HTML फाइल शुरू हो रही है। नोटपैड में हम बैठे हुए थे, नोटपैड में हम बताना चाह रहे हैं कि भाई अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो HTML का काम है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का है। इस फाइल ने इंटरनेट पर जाना है, तो सबसे पहले मैंने एक ब्लॉक बना दिया कि मैंने जो कुछ भी लिखना है हाइपरटेक्स्ट से रेलिवेंट, इंटरनेट की फाइल से रेलिवेंट, वो इस ब्लॉक के अंदर लिखना है। ये आपका मेन ब्लॉक है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आपने देखा एक मैंने लेस देन लगाया और एक ग्रेटर देन लगाया, तो इसको हम बोलते हैं टैग कर देना। तो हमने अपने वर्ड को टैग किया, क्योंकि अगर मैं HTML लिखता तो वो तो एक सिंपल टाइपिंग थी, ठीक है। इंटरनेट को तो नहीं पता लगना था क्या है। तो आपने HTML फाइल में जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी होगी कि हम ये करना चाह रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ भाई कलर रेड कर दो, तो मैं उसे टैग बताऊंगा कि रेड कलर करने का टैग कौन सा होता है। और टैग जब आपने लिखना है तो उसको लेस देन और ग्रेटर देन के निशान के अंदर लिखना है, ठीक है। सो ये टैग लिखने का तरीका है। सो हमने ये लिखा स्टार्ट। अब जब हम कहेंगे टैग, तो हम कहेंगे भाई हर टैग का एक स्टार्ट होगा और हर टैग का एक एंड होगा, यानी कि स्टार्ट भी करना है, एंड भी करना है। जब भी आपने टैग लिखना है, टैग को स्टार्ट करना है, टैग को एंड करना है। सो मैंने पहले मेन लिख दिया कि भाई ये मेन टैग है। जब भी आपने HTML फाइल बनाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट को देखें, वो HTML से शुरू होगी, उसकी आखिरी लाइन पर जाकर देखें वो /HTML से एंड हो रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये /HTML का मतलब क्या हुआ, स्लैश का मतलब क्या हुआ, एंड टैग। ये समझ में आ गए ना। और जितने भी टैग्स हैं स्टार्ट करेंगे उनके नाम के साथ और एंड करेंगे स्लैश के साथ। मतलब मैं कहता हूँ B का टैग है जो बोल्ड करता है, तो मैं B का टैग लगाऊंगा शुरू में, और जब मैं कहूँगा भाई ये एंड होने लगा तो क्या कर दूंगा, साथ स्लैश भी कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टैग को मुझे एंड कर दिया कि भाई ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ये टैग खत्म हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये टैग लगाना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊँ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है जी हेड का। और ये मैं समझाने के लिए बीच में क्या लगा रहा हूँ, ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि भाई जो भी हेड में लिखना है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। अब हेड का अंदाजा भी हो रहा है, नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि वेबसाइट का वो वाला हिस्सा जो सबसे टॉप पर रीड होता है, वो हेड वाला हिस्सा होता है। हेड वाले हिस्से में हम करते क्या है, डिक्लेरेशंस करते हैं, अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं। अगर हम SEO के हवाले से देखें तो हम मेटा टैग्स लगाते हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको मुख्तसर से आपको एक्सप्लेन करूं, तो मेटा टैग ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं जिसमें हम माइक्रो इन्फॉर्मेशन देकर कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं। मतलब हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब है वो तो आपका वेब पेज रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी ने भी कोई वेबसाइट खोली है, याहू का पेज खोलते हैं तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तस्वीरें आ जाती है, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मेटा का क्या मतलब है कि मेटा के जो टैग्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी मुख्तसर से इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसको देते हैं अभी ये भी बात करते हैं बाद में। इसके बाद आपने कोई डिक्लेरेशंस करनी है, कोई चीज़ डिफाइन करनी है, वो भी आपने हेड में करनी है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आप हेड के पार्ट में क्या लिखते हो। अगर आपने ये सारे काम नहीं करने तो कोई बात नहीं, जो काम करना है वो कर दें, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करना तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ इस पार्ट को, अगर मैं इस पार्ट को छोड़ भी दूँ। और उसके बाद अगला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, बॉडी का पार्ट है। और आप देख रहे हैं मैं क्या करता हूँ, बॉडी का स्टार्ट करता हूँ, किसी भी टैग का स्टार्ट करता हूँ, और किसी भी बेसिकली ये क्या है, वेबसाइट। बॉडी में क्या आपको नजर आ रहा है, आपकी वेबसाइट नजर आ रही है कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो सारी बॉडी में बनी हुई है। मैंने तो ऐसी डॉट करके 2 लाइनें लगा दी हैं, अदरवाइज तो ये भरा पड़ा होगा। आप किसी भी वेबसाइट को देखोगे तो उसको कितना कंटेंट होता है, तो ये सारा कंटेंट हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये हमने अभी फिलहाल इनिशियली इसका स्ट्रक्चर समझा, एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या है।
ये स्ट्रक्चर है, फाइल नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया सर, ताकि आपको आप यूज कह सकते हो कि ये उसका एक सिंटेक्स है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। यानी कि सबसे शुरू में क्या होगा, हेड होगा, और हेड के बाद बॉडी आएगी और फिर एंड हो जाएगा, और बॉडी में ही सब कुछ हमने लिखना है या हेड में हमने सब कुछ लिखना है, और यही हमारा एंड हो जाएगा, यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं, स्ट्रक्चर का हमें पता लग गया, अब हम ये देखते हैं कि HTML फाइल को सेव कैसे करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बार बार HTML फाइल्स बनानी है, आपने उन्हें सेव करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो मैं फाइल पे जाता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सेव एज पे जाता हूँ। अच्छा, अब आप इसको जहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, मैं वहाँ उस लोकेशन पर चला जाता हूँ। एक बात याद रखेंगे, ऐसे नहीं सेव करना कि भाई सेव किया, नाम टाइप किया और एंटर कर दिया, आपको पता भी नहीं कि आपने क्या किया है, कहाँ पे सेव हुआ है। सो आपने जब अपना काम करना है, प्रोजेक्ट की सूरत में करना है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो क्या होता है, स्पेशली फोल्डर्स बने होते हैं कि भाई ये इस काम के लिए ये फोल्डर है, इस काम के लिए ये फोल्डर है। सो आपने जो भी काम करना है स्पेसिफिक टास्क बेस्ड करना है कि भाई हम किस काम के लिए कर रहे हैं, उसके लिए अलग फोल्डर बनाना है आपने, ताकि नेक्स्ट टाइम जितना भी कंटेंट आप ऐड करो, सारे का सारा कंटेंट उस फोल्डर में आप ऐड करें, ठीक है। तो मैं यूं करता हूं कि आपका एक फोल्डर बना लेता हूं, आपकी क्लास का। जी, ये आपका बना भी हुआ ऑलरेडी, तो इसको हम कर लेते हैं, इसको भी हम डे 1 ही करते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं यहां पर मुझे आपकी फाइल को सेव करना है, लेकिन आप नीचे अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, क्योंकि हमने नोटपैड खोला हुआ है, तो नोटपैड में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल बनती है सिंपली। लेकिन हमें टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइल सेव करने से पहले आपने इसकी टाइप को चेंज करना है कि भाई हम इसकी टाइप है क्या, बस टेक्स्ट ही टाइप है इसकी, और कोई टाइप ही नहीं है। तो हमने क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए, हम क्या कह देंगे इसको, ऑल फाइल्स, मतलब कोई और फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए, और उसके बाद आप ऊपर आ जाएंगे। जी, क्या नाम रख दिया मैंने, फर्स्ट फाइल .html, यानी ये जो मैंने .html लगाया है ये उसकी एक्सटेंशन है, और ये उसे बता रहा है कि भाई अब जो फाइल आप बनाने जा रहे हो ये एक HTML फाइल है। और अगर मैं .html ना करता, नीचे से टेक्स्ट ही रहने देते हम, तो इसका क्या मतलब था कि आपकी जो फाइल बन रही थी वो कैसी फाइल थी, वो सिंपल टेक्स्ट फाइल थी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, वो वेबसाइट पे तो इस्तेमाल भी नहीं हो सकती एज ए HTML फाइल। सो अभी हमने सिर्फ ये देखा है, आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी, समझ में आ गई है। ये सिर्फ सिंटेक्स देखा है हमने अभी, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी कॉपी पे मुझे सिंटेक्स लिख कर दिखाओ तो लिख सकते हो ना, सिर्फ सिंटेक्स, कुछ भी नहीं है, फाइल नहीं है ये, ठीक है। ये आउटपुट नहीं होनी, बल्कि ये है तरीका कि आपने फाइल जब बनानी है तो कैसे बनानी है, ठीक है। अब हम यूँ करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, मतलब अगले फेज में अब हम एक फाइल बनाते हैं। चलिए मैं इसी को एडिट कर देता हूँ फाइल बनाने के लिए, हाँ, ताकि मुझे थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसको मैंने मिटाया, यानी इस वक्त हमने टोटल कितने टैग्स मैंने भी आपको बताए, अभी तक मैंने आपको टोटल कितने टैग्स बताए हैं, 3, HTML, हेड और बॉडी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। अगर हम ये बात करें कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसे है, तो मैं किसी वेबसाइट को खोलता हूँ, कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, तो ये कैसे दिख रही है देख लेते हैं। नेट बंद हो गया, इंटरनेट हो गया उस पर। अच्छा,
चलें, जी। अब आप देखें जरा, ये इस तरह आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप इसके टॉप पर देखें, ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। टाइटल बार की बात कर रहा हूँ मैं, वेबसाइट के टाइटल बार की। हाँ, और उसके साथ क्या आ रहा है? एक इमेज आ रहा है छोटा सा, जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट का टाइटल है। और जो लेफ्ट साइड पे आपको इमेज नजर आ रहा है छोटा सा, इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को खोलता है तो आपका जो लोगो है उसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि जब कोई आपकी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा होता है तो एक पहचान बन जाती है आपकी वेबसाइट की, किसी को पता लग जाता है, लोगो देख के ही पता लग जाता है ऊपर से कि मैंने कौन सी वेबसाइट खोली है। ये भी एक हल्का फुल्का सा फैक्टर होता है एसईओ का, कि आप यहाँ पर भी इमेज लगाओ, और इस इमेज को बोलते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है। मतलब जो बड़ी तस्वीर होती है ना उसको हम बोलते हैं इमेज, जो इधर छोटा कर लो तो उसे आप कहते हैं थंबनेल, और जो बिल्कुल ही नॉमिनल आइकॉन की शक्ल में आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फेविकॉन इमेज, ठीक है। सो ये एक फेविकॉन इमेज है, और ये वेबसाइट खुल गई है। नेट स्लो है, उस वजह से इस तरीके से हमें पूरी खुल के नजर नहीं आ रही है। अब यानी कि ये हमारे पास एक वेबसाइट खुल गई। अब सबसे ऊपर क्या आ रहा है? टाइटल। तो सबसे पहले हम टाइटल की बात ही करते हैं कि भाई ये टाइटल कैसे लगा हुआ है। इसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है जी? टाइटल। और जब भी कोई टाइटल टैग लगाएंगे उसका एक स्टार्ट होगा और एक उसका एंड होगा। तो आप देखते हैं मैं हमेशा पहले ब्लॉक बना लेता हूँ स्टार्ट का और एंड का, और फिर बीच में लिखता हूँ। अब मैं टाइटल के टैग से क्या दे रहा हूँ? बेसिकली अपनी वेबसाइट को टाइटल देना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ इसका टाइटल फिलहाल मैं रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, माय फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो गूगल क्रोम में जब ये रन होगी तो टाइटल क्या लिखा हुआ आएगा? माय फर्स्ट फाइल, ठीक है। इसको मैं नेट को अपने वाले को चला देता हूँ। हमारी क्लासेज में ना इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है, नेट नहीं तो आप क्लास भी नहीं ले सकते, ठीक है। सही नेट हमारे पास होना चाहिए, इवन आप लोगों के मोबाइल पे भी नेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने अपना चला दिया, टाइम नहीं वेस्ट करना ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तो मसला होगा जी। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। लो जी, मैं यहाँ से आता हूँ पीक पे। अच्छा, यहाँ पर आपकी डीएम कैंट का फोल्डर है, यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं। आपकी क्लास को 11:30 वाला है, डे 1 जी। ये फाइल मैंने ओपन किया, ज़रा देखें आप इसको जी, क्या लिखा हुआ है, और डॉट डॉट भी लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो गया आपको। हमने बॉडी में डॉट डॉट लिखा था ना, तो वो भी नज़र आ रहा है हमें। और ये टाइटल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अभी फेविकॉन इमेज नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको फेविकॉन इमेज का बताया नहीं है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ टाइटल लगाया। अब अगर हम एसईओ के हवाले से बात करें तो ये टाइटल ही मेन एसईओ की होती है आपकी, हाँ, इसलिए कि इसकी बेस पर आपकी वेबसाइट गूगल पे नज़र आती है। और आपको जो वेबसाइट नज़र आती है, अगर हम किसी वेबसाइट को सर्च करें तो आप देखते हैं क्या नज़र आता है? यूआरएल, उसके बाद टाइटल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेटा डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी चीज़ें आपको नज़र आई हैं मोस्टली ये सारी की सारी चीज़ें हेड में से नज़र आई हैं, बॉडी में से कुछ नज़र नहीं आया। बॉडी में तब नज़र आएगा जब आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे। जब हम वेबसाइट क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी, तो इसका मतलब है बॉडी उस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन सर्च करने के लिए हमें जब चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो कहाँ से नज़र आ रही है? हेड में से नज़र आ रही है। और यही वो हिस्सा है जहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमने एक चीज़ को देखा। अब मैं इस वेबसाइट को भी ज़रा रिस्टोर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसे दोबारा से खोलते हैं, खुले हमारे सामने सही तरह। ठीक हो गया।
इसका जूम मैंने बड़ा किया हुआ, इसको नॉर्मल कर लें। अब मैंने भी एक वेबसाइट बनाई है अभी छोटी सी, है ना, जिसमें मैंने टाइटल दिया। और अगर मैं अपनी वेबसाइट का कोड देखना चाहूँ तो जहाँ मैं बना रहा हूँ मैं वहाँ से अपना कोड भी देख रहा हूँ। मैं यहाँ से इसका कोड देखना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं कोड देखना चाहूँ तो बस मैं देखने की बात कर रहा हूँ, मैं कोड को सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ, चेंजेस करने की बात नहीं कर रहा कि मैं क्रोम में हूँ और मैं देखना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट का कोड क्या है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, आ गया कोड सारा। यहाँ से मैं एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ देखने की हद तक। अच्छा, अगर मैं इस वेबसाइट का कोड देखना चाहूँ वो भी देख सकता हूँ, इसका मतलब हुआ, इसका तो यही मतलब है ना कि मैंने जो अभी वेबसाइट खोली है जो लाइव है, मेरी वेबसाइट तो मेरे कंप्यूटर पे फाइल थी ना जिसको मैं वेबसाइट कह रहा हूँ, ये तो पूरी वेबसाइट बनी हुई है। तो मैं इसका कोड देखना चाहता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, व्यू पेज सोर्स। आगे क्लियर हो गया। ये देखिए ये हेड के पोर्शन में चीजें नजर आ रही हैं आपको। बिल्कुल किसी भी वेबसाइट पे जाके करेंगे, अलबत्ता जो PHP की वेबसाइट्स बनी होंगी, ठीक है ना, उसके अंदर उसने उसके कोड को, ये वाला हिस्सा तो आपको नजर आएगा लेकिन वेबसाइट का मेन कोड जो है वो हाइड होगा। लेकिन ये हेड तो आपको बताना ही बताना है ना, ये तो ऐसे आपको HTML ही बताना होगा उसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने कर ली है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, हेड मेटा, कितने सारे टैग्स आ रहे हैं। जो हमारे से रेलिवेंट टैग है फिलहाल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो कौन सा है जी, जिस पे मैंने क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमने क्या बताना है, अपनी वेबसाइट के मुतालिक बताना है कि ये वेबसाइट है क्या, किस चीज के मुतालिक वेबसाइट है। अच्छा, आप नीचे आओ जरा, परेशान नहीं होना इस कोड को देख के। हमने इस कोड को अंडरस्टैंड करना है और जब हमने एडिटिंग करनी है हमने इसी कोड में एडिट करनी है और उन चीज़ों को एडिट करनी है जो हम सीखेंगे। मतलब हमें पूरी वेबसाइट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वो टैग्स देखने हैं जो SEO से रेलिवेंट है, उनको हमें एडिट करना है और यही हम सीख रहे हैं पहले फेज में। अच्छा, उसके बाद मैं आ गया हूँ जी नीचे सीधा फेविकॉन में जी, ये वाला पार्ट लिखा हुआ फेविकॉन का, ये वाला पार्ट मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूं और नोटपैड में लाके पेस्ट कर देता हूं जी। इसको मैं 2 लाइनों में कर देता हूं पढ़ने के लिए आपके, ताकि आपको एक स्क्रीन पे नजर आ जाए। अच्छा, सबसे ऊपर देखें क्या लगा हुआ है, एक टैग लगा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश के साथ और डैश डैश के साथ खत्म हो रहा है। ये टैग इसलिए होता है अगर आप कोई टेक्स्ट कमेंट करना चाहते हो, यानी ये मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक हेडिंग लिखी है अपने लिए और उस हेडिंग में मैंने मेंशन कर दिया कि भाई नीचे जो टैग लगाया हुआ मैंने वो किस लिए है। जैसे आप किसी भी फाइल में कोई नोट लिख लेते हैं, रिमार्क्स लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं, तो ये हमने उस तरह का काम किया। यानी आप भी अगर कहीं काम कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ अपने लिए लिखनी है, अपने मेमोरी के लिए लिखनी है कि भाई 6 महीने पहले वेबसाइट बनाई है, अब आपको भूल गया भी कहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, तो साथ इस तरह हेडिंग्स बना के लिख लेंगे। ये वो हिस्सा है जो ना टाइटल में शो होना है, ना हेड में शो होगा, ना बॉडी में शो होगा। ये आपके लिए है, सिर्फ ये डेवलपर के लिए है जो काम कर रहा है उसके लिए। यानी आप किसी भी चीज़ को कमेंट करना चाहें तो आप ये वाला टैग यूज़ करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश, और इसको एंड भी आप इसी तरह कर देते हैं डैश डैश के साथ। इसके बीच में जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो हमारा कमेंट है, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो हमारा कमेंट है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं फेविकॉन इमेज की। हाँ, फेविकॉन इमेज लगाने के लिए जो टैग लगा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ये किस हिस्से में लगा हुआ है, कौन से पार्ट में टैग लगा हुआ है, हेड के पार्ट में लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने फेविकॉन इमेज का टैग लगाना है ये भी हेड के हिस्से में लगाना है। अब आगे मैंने ये टैग किया है लिंक, यानी कि एक टैग है जो हम बेसिकली किस तरह बना रहे हैं, लिंक, क्योंकि लगा तो तस्वीर रहे हैं तो तस्वीर को लिंक करना पड़ेगा ना। यहाँ पर इस जगह पे लिंक रिलेशन, REL स्टैंड फॉर रिलेशन, इक्वल टू शॉर्टकट आइकॉन। यानी हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक तस्वीर का हम लिंक देने लगे हैं, लेकिन इसको शो किस तरीके से करना है, शॉर्टकट आइकन के तौर पर शो करना है। ठीक है, और इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी, और जहाँ डबल कोटेशन है वहाँ पे डबल कोटेशन आप भी लगाएंगे।
उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, href। ये वैसे आपने एक ही लाइन में लिखना है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको मल्टीपल लाइन आपको कर दिया है। और अगर आप भी नोटपैड में अपने कोड को मल्टीपल लाइन करना चाहते हो तो इस तरह मल्टीपल लाइन करना है। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा था ना REL=2, तो =2 के बाद आपने एंटर नहीं करना, बल्कि आपने जो एक ऑप्शन बताई है वो पूरी ऑप्शन बतानी है, उसके बाद आपने एंटर करके दूसरी लाइन बनानी। जैसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन जो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रीडेबल है। ऐसे नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे है, यानी जो चीज़ मैं रीड करना चाहता हूँ वो अलग लाइन में मुझे दिख रही है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, href स्टैंड पर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का क्या मतलब है कि भाई अब मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ शॉर्टकट आइकन के तौर पर इस फाइल का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली फाइल कहाँ पड़ी है, ये भी हमें देखना है। अभी ये इसका जो लिंक आ रहा है ये तो बता रहा है कि भाई वेबसाइट में एक फोल्डर है इमेजेस के नाम का, वहाँ पड़ी है। तो हम यूँ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, इमेज फाइल आ रही है। अभी तक अगर आपको इमेजेस के मतलब ज़्यादा नहीं पता तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जब भी हमने HTML में इमेज फाइल लगानी है तो वहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक PNG और एक JPG। इन 2 को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। जब मैं फोटोशॉप का थोड़ा सा आपको गो थ्रू करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि आपने कुछ भी बनाया है आपने उसको JPG या PNG कैसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यूँ करते हैं कि हमारे पास कोई इमेज है, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है कि यह लिखा हुआ है फेविकॉन इमेज, नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यही वाली फाइल उठा के लाता हूँ। पिक्स कोई तस्वीर ले लेते हैं। तस्वीर कहाँ मिलेगी हमें, म्यूजिक में मिलेगी। चलिए, यहाँ कुछ तस्वीरें पड़ी होंगी मेरे पास। ये तस्वीर ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी, पिक। अब मैं इस पे माउस रखता हूँ, क्या है ये PNG है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और उधर ले जाता हूँ जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। ये Day 1 का फोल्डर था और यहाँ लाकर पेस्ट करता हूँ। अब आप ये देखें ना, अगर पिक्स किसी और जगह पर पड़ी होती तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सारा जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था ना इमेजेस, तो इसी तरह मेरी पिक कहीं और पड़ी थी म्यूजिक में, तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा पाथ बताना पड़ना था। तो मैंने क्या किया, पिक को उठाया और उसमें ले लिया ताकि मुझे कम से कम पाथ तो ना बताना पड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं नोटपैड में वापस जी। अब क्या नाम रखा है हमने पिक का, पिक ही रखा है मैंने नाम, तो मैं यहाँ पर उसका नाम चेंज कर दिया, पिक। इसको मैंने सेव कर दिया दोबारा, और फिर मैं इधर आता हूँ और इधर आता हूँ, तस्वीर चेंज हो गई। ठीक है, इधर तस्वीर आ गई ना उनकी। अब सो बेसिकली ये हमने टाइटल, हेड के अंदर टाइटल को और उसको देख लिया। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, इजी काम है ना। मतलब इतना ही, जितना बता रहा हूँ इतना टारगेटेड होकर सीखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ये वाली वेबसाइट दे दूँ डाउनलोड करके, पहले मरहले में अभी तक जो बात किया मैं कि अभी तक मैं आपको कहूँ कि भाई आपको मैं ये वेबसाइट दे रहा हूँ, इस वेबसाइट को आपने अपनी वेबसाइट बनाना है। ठीक है, तो अभी पहले मरहले में हमने क्या किया है, एक ये चेंज करना सीख लिया और 2 काम सीख लिया ना, कि 2 चीज़ें हमने कैसे तब्दील करनी है। ये 2 चीज़ें हम चेंज करनी आ गई हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं हम वेब डेवलपमेंट का, हम सीधा टारगेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, अगला टैग कौन सा हमें पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं बॉडी में। अब अगर फिर मैं इस वेबसाइट को दिखाऊं आपको, नीचे आए तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह जैसे बुक्स में लिखा होता है। कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं और कुछ सब टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ्स की सूरत में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडिंग्स है वो हेडिंग फॉर्मेट में है, जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ की फॉर्मेट। यानी 2 कैटेगरीज हो गई, एक टेक्स्ट हेडिंग का वाला टेक्स्ट और एक पैराग्राफ वाला टेक्स्ट। अब हम जरा सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेडिंग्स, HTML में हमारे पास कितनी हेडिंग्स हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लो जी, अब मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूं हेडिंग्स को। यहां लिखा मैंने हेडिंग
स्टाइल्स इन HTML। H1 H6 समझ आ गई क्या लिखा है मैंने? मतलब क्या है इसका? इस बात का क्या मतलब है भाई कि टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। सेम वही वाले हेडिंग स्टाइल्स यहाँ पर भी हैं जो उसमें है। वहाँ पर आपको टैग की सूरत में नहीं है भाई, वहाँ पर तो आप क्लिक करते हैं, पहला लगा लेते हो, दूसरा लगा लेते हो, तीसरा लगा लेते हो, ठीक है ना। वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाएं, वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, वहाँ पर भी इसी तरह ही आ रहे होते हैं। फ्री वेबसाइट पे जहाँ काम कर रहे थे, जब वहाँ फॉर्मेटिंग कर रहे थे, वहाँ पर भी इसी तरह ही आ रहा है। लेकिन HTML में हमें खुद से टैग लगाने हैं। अब H1 to H6 तो आप ये समझ लें कि H1 पहली हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है, H6 आखिरी हेडिंग है और सबसे छोटी, यानी इसका मतलब है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, H1 का साइज बड़ा होगा और इसकी हायरार्की भी ऐसे ही है। यानी हम अगर किसी वेबसाइट में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक SEO का बहुत की फैक्टर है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि टाइटल में आपका कीवर्ड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट का जो बॉडी है उसके अंदर आपने हेडिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा, जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हेडिंग के स्ट्रक्चर के मुताबिक ऊपर एक मेन हेडिंग होती है, थोड़ा सा लिखा होता है, फिर एक सब हेडिंग होती है और इस तरीके से आगे हेडिंग। कहते हैं अगर आपको हेडिंग्स यूज़ करनी है तो आपने उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले लगा ली हेडिंग नंबर 3, फिर लगा ली हेडिंग नंबर 6, उसके बाद लगा ली हेडिंग नंबर 1, ऐसे नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों को स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमें यह पता लग गया कि भाई टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। अब मैं यहां लगाने लगा हूं एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसका हम नाम रख लेते हैं फर्स्ट हेडिंग स्टाइल। अब मैं दूसरी लगा दूं यहां पे ताकि हम सबको देखते हैं और इनका डिफरेंस देख लेते हैं लगा कर। इसको मैं कर लेता हूं सेकंड हेडिंग स्टाइल। सुकून हो गया एकदम। हाँ, इस क्लास में तो बहुत शोर था। जी यहां पर लगा लेते हैं इसे कर लें जी फोर्थ। अच्छा, आपका काम ये नहीं है कि ऐसे काम करना है, मैंने ये करवाया और आपने घर जाकर ये बना लिया तो आप समझ लो आपने कोई बड़ा तीर मारा है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मैंने जो किया उसको ही जाकर प्रैक्टिस कर लिया तो हो गया, ऐसे नहीं है। हमने क्या करना है, मैंने पैरेलल वेबसाइट खोली हुई है ना, आपने जो काम करना है उसको वेबसाइट की मुनासिबत से देखना है कि भाई ये काम वेबसाइट पे कैसे होना है, कहाँ पे होना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल में तो सब इकट्ठा लिखवा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या है, एक हेडिंग है, उसके बाद पैराग्राफ है, फिर कहीं और जाकर हेडिंग है। तो हमें इंटेलिजेंटली ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ हेडिंग्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर क्या लिखूँ जी, फोर्थ। यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ। देखिए मैं जिसको स्टार्ट कर रहा हूं उसी को क्लोज कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो इस तरह लिखने में, मैंने स्टाइल चेंज कर दिया टाइपिंग का, कोई मसला तो नहीं है ना। ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं कैसे लिखना चाह रहा हूं। फॉलो तो मुझे इसको करना है जो टैग के अंदर लिख रहा हूं, ये सिंटेक्स है, बाकी तो मेरा मैसेज है, ठीक है। वो तो मैं अपना मैसेज दे रहा हूं, इसीलिए मैंने चेंज किया। चलो बन गई फाइल, इसी को मैं दोबारा सेव कर देता हूं और इसको दोबारा से आउटपुट में लेते हैं अपनी फाइल को, ठीक है। अब ये जितनी स्टाइल हैं इनको मैंने पैराग्राफ में इस्तेमाल नहीं करना, पैराग्राफ नहीं बल्कि जो पेपर करते हुए आप मार्कर यूज करते हैं ना, आपका मार्कर ऐसा है। यानी अगर मैं कोई मैसेज दे रहा हूं जिसमें 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं तो उसको मैंने फिर हेडिंग स्टाइल में नहीं लिखना, बल्कि उस मैसेज के ऊपर जो मैंने डिक्लेयर करना है कि मैं क्या लिख रहा हूं वो मेरा हेडिंग में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें हेडिंग स्टाइल का भी पता लग गया। और अगर हम इस वेबसाइट को कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं ये हेडिंग्स की सूरत में है, हेडिंग्स की सूरत में है। अच्छा, उसके बाद हम पैराग्राफ की बात करते हैं। मैं यूं करता हूं, समझने के लिए काम कर लेते हैं
कि यहाँ से ना मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा सेव हो जाए, और जो पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ ताकि आपको पैराग्राफ के टैग का भी पता लग जाए। इस पे आ गया, सॉरी इसके नीचे आ जाते हैं, ये हेडिंग स्टाइल हो गया। और यहां आकर मैंने टैग लगाया पी का और यहां लगा दिया /p। पी स्टैंड्स फॉर, तो बहुत आसान है, मतलब इसमें तो कोई चीज़ इतनी मुश्किल है ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और एक और बात याद रखेंगे, अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको हर प्लेटफॉर्म आता है, इसलिए आप वर्डप्रेस में जाएं, किस पे जाएं, वो भी कोडिंग बेस्ड है। अब उधर जाकर कर क्या रहे हो आप, उधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काम कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप एज ए एक्सपर्ट काम करना चाह रहे हो तो आपको कोड में तो जाना पड़ेगा उसके भी। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप वो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोनों चीजें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह लंबी लाइनें हो जाएंगी नोटपैड में तो आपने क्या करना है, उसको अगर अपनी सहूलत के लिए करना है तो मल्टीपल लाइन में शो कर लें, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो, ये एंटर करने का मतलब नहीं कि ये आउटपुट में भी इतनी लाइनें बन रही हैं, ओके। ये आउटपुट में इतनी लाइनें नहीं बन रही, आउटपुट में ये एक ही लाइन है। ये मैं चाह रहा हूं कि मुझे नोटपैड में मैंने जो लिखा है तो मुझे नजर आता रहे कि मैंने लिखा क्या है भाई। मेरा ख्याल है पूरा आ गया, डिस्प्ले में आ गया हमारे पास, इसको भी सेव कर लें। अब इस फाइल को मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इस फाइल को आप देख रहे होंगे, तो इस लेवल पर जब वीडियो आएगी तो बहुत ज़्यादा कोड है, बहुत ज़्यादा कोड है ना। आप इसको समझने के लिए थोड़ी थोड़ी एक एक टॉपिक वाली वीडियो देखें, मतलब सबसे पहले उतना पार्ट देखें वीडियो का जिसमें मैंने सिर्फ हेड टाइटल बताया है, फिर उतना पार्ट समझने की कोशिश करें जिसमें मैंने फेविकॉन बताया है, ठीक है। फिर मतलब पार्टली करें, क्योंकि पूरी वीडियो के एंड पे जाकर तो कोड बहुत लंबा हो गया ना आपके पास। चलें इसको सेव करें और जरा इसकी आउटपुट लें। आउटपुट यहां मिलेगी हमें, ठीक है। वो जैसे भी मैं कॉपी करके लाया था, जो टेक्स्ट नजर नहीं आया उसको वो कॉपी नहीं हुआ तो वो नहीं आया साथ। सो ये क्या आ रहा है, अब ये क्या है हमारे पास, टेक्स्ट पैराग्राफ है, ऊपर वाली हेडिंग है, नीचे वाला पैराग्राफ है। हमने जो वेबसाइट बनानी है उसको कॉम्बिनेशन हेडिंग और पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से, मतलब इस तरह हमारी वेबसाइट बनती जा रही है। अच्छा, उसके बाद वापस आ जाते हैं इसमें। और क्या थे हमारे पास जी, हेडिंग 2 में आ जाते हैं, वहां पर कोई इमेज लगा लेते हैं, ताकि हम इमेज के टैग का भी पता लग जाए। अब एक तरीका ये है कि हम स्लो स्लो पढ़ें। ऑलरेडी आपका कोर्स मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोलॉन्ग भी हुआ है ना, सो हम इतना स्लो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम सही स्पीड से पढ़ेंगे, मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाएँ, ठीक है। अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो लाजमी बात है चीज़ों कंटेंट कम हो जाएगा आपका, और आपने इसको अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन अगर आप इसे घर जाकर 2-3 दफ़ा वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको शायद भूल भी जाए या आप इसको इम्प्लीमेंट ना कर सकें। तो मैं जितने लेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सबको यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड करता हूँ। आपने अपना अपना लेक्चर वहाँ से जाकर, मैं आपसे प्ले लिस्ट शेयर करूँगा जिस प्ले लिस्ट में आपका लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ से अपना लेक्चर देख लेना, ठीक है। बार बार देखना है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मतलब पढ़ेंगे हम 1.5 घंटा ही, लेकिन चीज़ें मैं ज़्यादा कवर करवाऊँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड के बाद मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पर इमेज। तो तस्वीर लगानी है, तस्वीर लगाने के लिए हमारे पास टैग होना चाहिए इमेज का। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया IMG, मतलब तस्वीर लगाने के लिए IMG, इमेज पूरा नहीं लिखना, मतलब ये टैग जैसे बता रहा हूँ यही इनका सिंटेक्स है। SRC इक्वल्स टू, अब डबल कोट्स, इसके अंदर इसका फाइल नेम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने एक फाइल बनाई थी pic.png, तो हम उसी को एज ए, वहां पर मैंने उसको क्या लिया था एज ए वहां पर तो हमने एज ए शॉर्टकट आइकन लिया था ना, अब यहां पर पूरी तस्वीर आने लगी है pic.png, ठीक है। अब अगर चाहूं तो तस्वीर तो आ गई, बात तो खत्म होगी, लेकिन इसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है। किसी भी टैग की जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे IMG टैग है, IMG एट्रीब्यूट नहीं है, IMG तो टैग है, लेकिन इसका पहला एट्रीब्यूट क्या है, SRC। समझ आई बात की।
यानी किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यानी इस वक्त मैंने इमेज का कितना एट्रीब्यूट, मैंने H1 का कोई एट्रीब्यूट नहीं बताया, H2 का कोई एट्रीब्यूट नहीं बताया, है ना, मेन टैग बताया आपको। लेकिन इस टैग के आगे से क्या आ रहे हैं हमारे पास, एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है इसका, आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर कभी किसी वजह से तस्वीर नजर ना आए तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मैं इसकी जगह पे मैं टेक्स्ट शो करवाने लगा हूं माई फर्स्ट क्लास, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इमेज की किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। अक्सर आप देखते हो नेट के ऊपर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसमें कोई इमेज लोड नहीं होता, तो वो लोड नहीं होता तो एक छोटा सा बारीक सा आइकन होता है और उसके साथ कुछ लिखा हुआ आ जाता है। बेसिकली वो जो लिखा हुआ आता है वो आल्ट की वजह से आता है। अगर किसी ने आल्ट टेक्स्ट नहीं दिया होगा तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आल्ट भी हो गया। उसके बाद एक और टैग आ गया हमारे पास, टाइटल। टाइटल के टैग में क्या आएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो तस्वीर लगाई है आप उसके ऊपर माउस रखें तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आप किसमें, जैसे बिल्कुल क्लोज के बटन पे माउस रखें तो क्लोज लिखा हुआ आता है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्लोज लिखा हुआ आ गया ना। इस तरह अगर आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ लिख लें, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट फाइल। चलो जी, फिलहाल हमने इतने ही दे दिए, इमेज भी दे दिया हुआ है। चलो, अच्छा, इस इमेज को मैंने, आप देख रहे हैं, क्लोज भी नहीं किया ना, आमतौर पर मैं क्लोज कर रहा था। एक और चीज़ याद रखें कि हमारे पास कुछ टैग हैं जो सिंगुलर टैग के तौर पर भी यूज हो सकते हैं और कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनको पेयर बनाना जरूरी होता है हमारे पास। मतलब एक टैग ये है कि उसको स्टार्ट किया तो उसके अंदर आपने खुद ही बता दिया कि ये तस्वीर लगाओ, अब वो आगे तो कुछ नहीं करेगा, वही तस्वीर लगा के छोड़ देगा काम, तो इसको तो हम एज ए सिंगल यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने H1 यूज किया, अब H1 का मतलब क्या है कि हेडिंग 1 लगाओ, और उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, नीचे लिखी जा रहा हूँ, तो जब तक मैं H1 को क्लोज नहीं करूंगा तो हेडिंग तो क्लोज नहीं होगी। इसे हमें क्लोज करना, यानी कि हमने खुद से कॉमन सेंस अंडरस्टैंड करना है कि किस चीज़ को क्लोज करना जरूरी है और किस चीज़ को क्लोज करना नहीं जरूरी, उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप क्लोज कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको भी चला कर देखें क्या होता है। आगे तस्वीर, इमेजेस भी हैं, ठीक है। मतलब मैं इस वेबसाइट को बिल्कुल बता रहा हूं आपको कि आपको इस वेबसाइट पे काम करना है और इसमें जो मेन टैग्स लगे हुए हैं। अब अगर मैं इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे 70% वेबसाइट तो आपने ये वाली कवर कर लिया। कैसे कि इसके अंदर जो टैग्स लगे हुए हैं वो 70% टैग्स तो हमने समझ लिए। कौन सा टैग नहीं हमने समझा वो भी बता देता हूं जी। कौन सा टैग नहीं समझा, ये टैग नहीं समझा। अब ये देखें, ये क्या है, हाइपरलिंक बना हुआ है, ठीक है ना, इसको नहीं अभी हमने समझा। अच्छा, उसके बाद ये स्लाइडर आ रहा है, ये भी तस्वीरें ही हैं, ये भी तस्वीरें ही हैं, ये भी इमेजेस ही हैं, ये समझ लें, इसको भी हमने कर लिया। नीचे आओ, ये क्या है, एड्रेस आ रहा है। अभी मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो दिख जाएगा, अभी दिख नहीं रहा। हाँ, गूगल मैप आ रहा है बेसिकली, लाइक दिस आ गया, मैप आ रहा है आपके पास। ये अभी हमने देखना है, यानी हम समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया उस पॉइंट से इस वेबसाइट में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, खासतौर पर जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वो 70% हमने देख ली हैं। क्यों ये बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने इसी वेबसाइट को तो एडिट करना है ताकि आपको कंट्रोल, आपको ईजी हो जाए कि भाई हमने इस वेबसाइट को अगर एडिट कर रहे हैं तो इसके टैग्स हमें आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये इमेज की बात की है तो इमेज को लगा के देखा आ गया था। अच्छा, इसके अंदर एट्रीब्यूट को भी समझ लेते हैं। अब हम जरा थोड़े से बात करते हैं HTML एंड SEO की, कि अभी तक जो कुछ पढ़ा उन टैग्स की इंपॉर्टेंस SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सबसे पहले हमने देखा टाइटल। तो अगर मैं किसी वेबसाइट को यहाँ पर आकर ढूंढूं, इसी वेबसाइट को ढूंढते हैं जिसको मैंने अभी लाइव किया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज वेबसाइट है। यहाँ आकर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन, मैं वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, मैंने कीवर्ड लिखा। कीवर्ड लिखा कि भाई ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरी प्रोडक्ट है जिसके अगेंस्ट मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना था। तो मैंने यहाँ आकर लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एंटर किया, आगे ऊपर वेबसाइट देखिए, ये वेबसाइट रैंक भी हुई है।
अब इसको रैंक करने की जो सबसे पहली साइंस आपको समझ में आ रही है वो क्या है कि इस वेबसाइट का जो नाम है, नाम ही मैंने कीवर्ड पे रख दिया, ठीक है ना। इस वजह से इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई। इसके बाद जब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूं, अब आप देखें, अब मैं बात करूं कीवर्ड्स की। कीवर्ड का कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा बहुत, तो मेन एसईओ में तो है ही कीवर्ड्स ना, मतलब जो लोग सर्चिंग करने लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी सर्च टर्म से मिलकर कीवर्ड्स बन रहे हैं, और वो वाले बन रहे हैं जो पॉपुलर बन जाते हैं, वो कीवर्ड्स बन जाते हैं। उन्हीं को हमने रिसर्च करना होता है और उन्हीं को हमने अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना होता है। ये टॉपिक हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। अब अगर मैंने इस वेबसाइट को ढूंढा तो अगर मैं ये देखूं ये कैसे नजर आ रही है, सबसे पहले मुझे यूआरएल नजर आ रहा है, यूआरएल के बाद मुझे एक हेडिंग नजर आ रही है, हेडिंग नजर आ रही है। ये वाली हेडिंग बेसिकली क्या है बता सकते हैं आप मुझे? ये कौन सा टेक्स्ट है जो हमें एज ए हेडिंग शो हो रहा है? शाबाश जी, पिछले घंटे से हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। हेड में कौन से वाला पार्ट? कौन सा टैग है ये? डरने वाली क्या बात है, टाइटल है, टाइटल लगाया तो टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। सो अब आपको टाइटल की इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया एसईओ के हवाले से कि टाइटल से वेबसाइट रैंक हुई है, ऐसे ही है ना। और टाइटल में मैंने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। और मैंने जो सर्च किया वो क्या लिखा? प्रोफेशनल किचन। यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये भी एक टाइटल लिखने का स्टाइल होता है कि आप थोड़ा सा उसको पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं। मतलब कीवर्ड मेरा क्या था? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए मैंने उसको उसका एक फीचर लगा दिया थी बेस्ट, ये बहुत अच्छा है। लेकिन किसी बंदे ने तो बेस्ट नहीं ढूंढना ना, उसने तो प्रोफेशनल किचन ढूंढना है, लेकिन रैंकिंग में इसको फायदा हो जाएगा। सो ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज आ रही है वो क्या है? ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इधर आए जरा, यहां पर था हमारे पास डिस्क्रिप्शन। आपको लग रहा है यही लाइन है जी? मैं क्या आपको लग रहा है यही वाली लाइन है वो जो आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इंपॉर्टेंस का भी आपको पता लग गया। यानी हमने क्या किया, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो मेन कीवर्ड है हमारे यूआरएल में आ जाए, ठीक है। अब हम ये कहेंगे भाई पीक सोल्यूशन वाले अपनी वेबसाइट का नाम बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज तो नहीं रख सकते, क्या ख्याल है? उन्होंने तो अपनी वेबसाइट का नाम पीक सोल्यूशन ही रखना है। इसकी भी साइंस हम डिस्कस करेंगे, तो ये कैसे करेंगे वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइटल में कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज करना है। और अगर आप टाइटल को देखो तो टाइटल को तो मैंने एक टाइटल की शक्ल में लिखा, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो ये एक टाइटल की शक्ल में नहीं लिखी हुई, बल्कि एक मैसेज की शक्ल में लिखी हुई है। टाइटल की लेंथ हमारे पास कम है, अभी हम देखेंगे अगले लेसन में जाकर कि टाइटल कैसे बनता है, उसकी लेंथ कैसे मैनेज होनी है। डिस्क्रिप्शन की लेंथ थोड़ी हमारे पास ज़्यादा है, अबाउट 160 170। टाइटल हमारे पास तकरीबन 50 से 70 के दरमियान कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं इस वक्त ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सर्चिंग कर रहे हैं, इन दो चीज़ों की बेस पे हो रही है जो हमें दिख रहा है कि यानी जब उसने सर्च करके कोई चीज़ लेकर आए, वो किसी भी, अगर आप दूसरी वेबसाइट को देखोगे उसकी भी ये चीज़ें इन्हीं हो जाएंगी, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मतलब 3 चीज़ें। इसके अलावा साथ एक तस्वीर नजर आ रही है, नजर आ रही है, ये बॉडी में से निकली है, ठीक है ना। ये तस्वीर उसने कहां से ली है? बॉडी से ली है, और खुद ही ले लेता है अपनी मर्जी से। बहुत सारी पिक्स है ना, तो खुद ही रोटेट करके वो वहां से पिक्स लेने लगा हुआ। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमारी बॉडी का यहाँ पर जो पार्ट खुला भी है तो वो सिर्फ एक ही पार्ट खुला है, वो इमेज लेकर आया है वहां पे। इसका मतलब हुआ कि इमेज की भी इंपॉर्टेंस है, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना है हमें। मतलब मैंने कहा टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, मैंने कहा उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज होगी। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, देखें जरा इसका कोड कोई मुश्किल तो नहीं। जैसे मैं कहता हूं इसको भी मैं इस फाइल में ले आता हूं ताकि ये मसला भी आपका हल हो जाए। इसे कहां लिखना है मुझे? यहां पे, चाहे टाइटल के बाद ही लगा दूं चाहे एंड पे लगा लूं, कोई मसला नहीं है जी। लिखा मैंने, इसका टैग क्या है? मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन
यानी मैंने बता दिया कि ये एक मेटा का टैग है और इसकी नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन। मतलब इस टैग का क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन है, और इसके अंदर मुझे क्या टाइप करना है वो मैं ये लिख रहा हूं। जी समझ आ गई बात की। ये उसने बता दिया कि एक मैंने ये कोड टैग आपको लगा दिया, यानी आप ये समझ लो कि मेन एसईओ के जो फैक्टर्स थे वो हमने पहले लेसन में कवर भी किया और इसी को आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि भाई आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। पहला टास्क तो यही हुआ ना वेबसाइट बनाने के लिए कि हमारे कीवर्ड्स कौन से होंगे। मुश्किल टैग तो नहीं है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, यहां तक तो नाम लिखा। अब हमने ये भी तो लिखना है कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, डिटेल भी तो बतानी है उसकी। मैंने क्या बताया था, कितनी बतानी है हमें। मैं इस सारे टेक्स्ट को उठाऊं, यहां तक है। अच्छा यहां पर एंड पर देखें क्या लिखा हुआ है, स्पेस देके स्लैश लगा दिया। ये क्या है, समझ आ रहा है ये क्या चीज है वाला, क्या है वाला ये, हाँ हाँ, जिसका एंड जरूरी नहीं है उसको हम साथ भी एंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो एंड जरूरी था ना कि ब्लॉक बनाकर एंड करता। मतलब मैंने 3 हेडिंग स्टाइल लिखने हैं, एक लाइन पहली वाली पहला है, दूसरी वाली दूसरा है, तीसरी वाली दूसरा है, तो मुझे एक एक को क्लोज करना है। लेकिन जिसको ऑटो क्लोज करना हो यहां पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसको लेकर जाता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जी मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर आया हूं। क्विकली इसको सिलेक्ट किया, वर्ड आता है आप लोगों को, तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कितने कैरेक्टर्स हैं, कैसे करें। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं जो मैंने टाइप किए कितने कैरेक्टर्स हैं। शाबाश, सबको आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा इतना नहीं आता, ओके चलें इधर देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिव्यूज। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड काउंट। इस पे क्लिक करें। जी मैंने क्या बताया था आपको, 18 वर्ड हैं। कैरेक्टर्स कितने हैं, 141। मैंने क्या कहा था कि कितने होंगे, अबाउट 160। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लिमिट के अंदर ही है, ठीक है। इस तरह आपने सारी चीज़ों को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि मैं उधर गिनने बैठ जाता कि भैया कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए मैंने, ठीक है ना। हम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आए, यहाँ से आकर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि भैया कितने हैं, ताकि अगर ये ज़्यादा हो रहे हो हमें यहीं से पता लग जाए कि ज़्यादा हो गया। हम मैनेज कर लेना, इधर ही मैं मैनेज करके उधर ले जाऊँगा वापस। आ जाए जी वापस। ये इतने सारे एंटर क्यों बन गए हैं पता है आपको, इसलिए कि वो मैंने खुद से एंटर करके नीचे जो लाया था उसकी वजह से एंड। अगर मैं एक लाइन में लिख के लाता तो ये भी एक लाइन में यहाँ दिखाता। अब यहाँ पर यहाँ फॉर्मेट है ना, मतलब अगर मैं HTML फाइल यहाँ नहीं बना रहा तो उसका ये नुकसान था कि ये अपने फॉर्मेट को फॉलो करने लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जबकि नोटपैड अपने फॉर्मेट को फॉलो, उसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है, वो किसको फॉलो करेगा। चलें जी आ जाए वापस। अब हमने आपकी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, आपकी वेबसाइट पे टाइटल भी लिख दिया, आपकी वेबसाइट को फेविकॉन भी दे दिया, आपकी वेबसाइट की बॉडी में भी कुछ लिख लिया हुआ है, हेडिंग स्टाइल्स का भी पता लग गया, इमेज का भी पता लग गया। आप डर भी गए होंगे कि क्या एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा देंगे। हाँ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने एक्सपर्टीज लेनी है तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे कोई थोड़ा सा टाइम का आपका अंदाजा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, हाँ, ताकि ये ना हो आपका टाइम खत्म हो जाए कोर्स का और कुछ चीज़ें आपकी रह जाएं। मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर आपको मुश्किल लगे आप इसको बार बार सुन लें, बार बार देख लें, ठीक है। अब आप घर जाओगे, घर में जाकर आप इसको बार बार सुन सकते हैं। लीजिए अब एक चीज़ रह गई, उसको भी साथ कर ही लेते हैं। वो क्या था हमारे पास, हेडिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या मतलब है, हाइपरलिंक का मतलब है जी कि ये जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये लिखा हुआ है जी किचन इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल किचन इक्विपमेंट, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो चले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो लोकल वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पर कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे तो अभी जो मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ वो वहाँ पे चला जाए। तो लिंक बनाना पड़ेगा। समझ आ गई ना बात की, पता लगे मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ जाने की कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा क्लिक करे तो वही वेबसाइट खुल जाए जो मैं भी आपको साथ सैंपल के तौर पे दिखा रहा था।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ, इसका ये मतलब है। तो लिंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस आ जाते हैं। टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ था ये हमने, ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। यहाँ आए हम, इसके शुरू में आए जहाँ पे लिंक क्रिएट करना है। इसके लिए हम टैग यूज करते हैं ए का। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है, यानी हम हाइपर लिंक बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ए का टैग। अब आप ये देखें, आपने वेबसाइट इसलिए बनवाऊंगा मैं आपसे कि आपका कंट्रोल ज्यादा हो, लेकिन आपको एज ए एसईओ एक्सपर्ट कभी भी वेबसाइट नहीं बनानी। आपको एज ए एसईओ एक्सपर्ट एक बनी हुई वेबसाइट आपके पास आएगी, आपने उसका ऑडिट करना है और उसकी एसईओ करनी है। हाँ, ऑडिट करने के लिए आपको ये टैग आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आते होंगे तो आप ऑडिट कैसे करेंगे। इन्हीं को तो ढूंढना है अपने वेबसाइट में कि लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको इमेज का बताया, तो इमेज को मैं बता रहा था कि इमेज के अंदर ऑप्टिमाइजेशन क्या है। नंबर 1 इमेज की ऑप्टिमाइजेशन है इमेज का साइज, कि भाई इमेज का साइज बहुत बड़ा नहीं रखना, इमेज को कंप्रेस करके रखना है और अच्छी शक्ल भी उसकी होनी चाहिए। सबसे पहली ऑप्टिमाइजेशन क्या है। उसकी दूसरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि इमेज का नाम, इमेज का नाम भी ऐसे नहीं रखना कि बेस्ट स्पेस प्रोफेशनल स्पेस किचन। अब इसमें स्पेस आ गई, या मैं फाइल का नाम रख लूँ 123 XYZ, यहाँ रख दूँ 007, यहाँ रख लूँ 125897 PNG। अब ये फाइल का नाम कुछ रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा, इस फाइल के नाम से कोई मैसेज तो नहीं जा रहा। आपने हमेशा फाइल का नाम भी अपने कीवर्ड की तरह का रखना है। मिसाल के तौर पर मेरा ये तस्वीर जो है वो बनी हुई है पिज़्ज़ा ओवन की, तो मैं इसका फाइल का नाम ही रखूंगा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन। लेकिन नाम लिखने का तरीका क्या है कि नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो HTML फाइल हो चाहे वो इमेज हो। तो नाम लिखने का क्या तरीका है, मैंने अगर कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन नाम रखना है, पहले मैं लिखूंगा कमर्शियल, फिर लगाऊंगा डैश, डैश पता है ना सबको डैश कैरेक्टर कौन सा होता है, यानी ये इस तरह नाम लिखूंगा। अगर मैं ये नाम लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कमर्शियल डैश पिज़्ज़ा डैश ओवन। ये नाम रखने का तरीका है। जो सही तरीका नहीं है वो ये है, ठीक है। कीवर्ड तो यूज कर रहे हैं आप, लेकिन बीच में स्पेसिस भी यूज कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। और अगर नाम ही कुछ और यूज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत तरीका है ना। सो आपने अपने इमेजेस जितने भी हैं सब अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से उनके नाम रखने हैं। बेशक कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन की 4 तस्वीरें लगी हुई हैं, तो आगे मॉडल साथ लिख सकते हैं, आगे नंबरिंग कर दो, ठीक है, लेकिन नाम जरूर। ये भी आप, ये मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं जो ऑप्टिमाइजेशन में आ रही हैं। यानी हम कह रहे हैं ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमने एक टैग यूज किया था आल्ट, आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, ठीक है। अब ये जो टैग है बेसिकली ये 2 लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि 2 जगहों पर ये मैसेज दे रहा है। एक मैसेज तो ये दे रहा है विजिटर को कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, वेबसाइट नहीं खुलती, एक मैसेज आ जाता है, ये तो मिल गया विजिटर को मैसेज, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन मैसेज है जो हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली, वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एज ए एसईओ एक्सपर्ट इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम मैसेज दे रहे हैं क्राउलर को, ठीक है। अब क्राउलर क्या है, जो कि आपकी वेबसाइट को देख रहा होता है, ठीक है। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब मैं रोबोट्स की फाइल पे जाऊंगा, लेके जाऊंगा टॉपिक पे आपको, ठीक है। तो ये मैसेज दे रहा है क्राउलर को। अब देखें क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को जब देखना तो ये याद रखें कि उसे वेबसाइट कलरफुल वेबसाइट नहीं चाहिए, उसने जो रीड करना है ना वो कोड रीड करना है। यानी मैंने एक इमेज लगाया हुआ है तो वो मेरे इमेज को क्राउल कैसे कर रहा है, आल्ट की वजह से। अगर मैंने आल्ट में मैसेज दिया हुआ है कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैंने आल्ट में मैसेज दिया हुआ है तभी उसे पता लग रहा है कि भाई क्या बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर भी, अगर ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, तो इसका मतलब क्या कि मैंने आल्ट में भी जाकर क्या लिखना है, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, यानी अपना कीवर्ड लिखना है। ये कीवर्ड उसको बताएगा, और वो जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इन सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स की वजह से नजर आ रही है। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है इन्हीं ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स की वजह से नजर आ रही है। अगर हमने ये फैक्टर्स अडॉप्ट ना किए हो तो ना नजर आए, समझ आ गई। और आल्ट का जो टैग है, आल्ट का जो एट्रीब्यूट है, टैग नहीं है, आल्ट का जो एट्रीब्यूट है, इसकी जो लेंथ है वो 120 कैरेक्टर्स है। यानी आपने अपना मैसेज 120 कैरेक्टर में दे देना है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। ये हो गई सारी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन।
टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन भी बता दी, कीवर्ड को यूज करना है टाइटल की शक्ल में। डिस्क्रिप्शन की ऑप्टिमाइजेशन भी बता दी। पैराग्राफ की सूरत में 160 से 170 कैरेक्टर के दरमियान पैराग्राफ की सूरत में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके अंदर भी आपने इंटेलिजेंटली अपने कीवर्ड लगाने हैं। जो आपका फोकस कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, उसे पहले लगाएंगे, उसके बाद जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उसको पहले सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में लगाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले तो प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एंकर पे वापस। बस इसको जल्दी से करते हैं। एच रेफ जी, ये काम इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, यहां से उठा लेते हैं वेबसाइट, यही है, और वापस जी। समझ आ गई है मैं क्या कह रहा हूं? ए स्पेस href इक्वल्स टू इस जगह पर चले जाओ, यानी कि इस वेबसाइट पे आ जाओ। अच्छा, डबल कोट्स बंद किए हुए, आगे आ जाए। आगे एट टारगेट, मैं एक काम करता हूं, एंटर करता हूं और टारगेट को नीचे वाली लाइन में ले जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, टारगेट इक्वल्स टू जी क्या है, अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब होगा कि भाई जब भी कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करे तो नई विंडो में मेरा लिंक खुले। और एक वर्ड होता है अंडरस्कोर पेरेंट, वो ना भी लगाएं तो बाय डिफॉल्ट वही होता है, यानी कि आप उसी पे रहना चाहते हैं तो कुछ भी ना लिखें। उसका मतलब क्या है कि लिंक खोलोगे तो उसी पेज पे खुलेगा। एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर हम ये कहते हैं कि भाई उस पेज पे लिंक नहीं खुलना चाहिए, ताकि हमारे मल्टीपल पेजेस उसके सामने उसके लैपटॉप में खुले हुए नजर आ रहे हैं, तो हम हमेशा उसे क्या कहेंगे, ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है, जैसे मैं जियो टीवी की वेबसाइट पे जाता हूँ, क्लिक करूँ तो एक विंडो और खुल जाए, फिर मैं क्लिक करूँ एक विंडो और खुल जाए, तो उसका हमें क्या फायदा पहुंच रहा है कि हमारे जो पेजेस है उसके बाद खुले रहे, बंद नहीं हुए। ठीक है, सो हमें साथ ये भी यूज करना है। टारगेट का मतलब टारगेट विंडो, वही विंडो कौन सी है इसकी। इसमें भी हमारे पास टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल इक्वल्स टू, ठीक है जी, यहां पर भी मैं लिख दूं प्रोफेशनल किचन। चलो जी, मैंने इसको जरा जल्दी से करने के लिए लिख दिया, खत्म होगी बात। ये अब हमारा टैब खत्म हो गया। एंकर का टैग था, एट्रीब्यूट कौन कौन से थे, href, एट्रीब्यूट कौन कौन सा था, टारगेट, और एट्रीब्यूट कौन सा था, टाइटल। ठीक है, ए का टैग था, href एट्रीब्यूट था पहला, जिसमें हमने बताया कि लिंक कौन सा है, किस जगह पर जाना है। ठीक है, उसके बाद टारगेट, विंडो कौन सी होगी, उसके बाद टाइटल, उसके ऊपर अगर मैसेज एंकर के ऊपर दिखाना चाहते हैं। अब आखिर में बात रहेगी हमारे पास, एंकर टेक्स्ट क्या होगा। एंकर टेक्स्ट का क्या मतलब है कि भाई मैं एक वेबसाइट पर हूं, वहां पर लिखा होता है ना क्लिक हेयर, तो फिर आप जाते हैं ना किसी जगह पर, इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, उसे हम कह रहे हैं कि वो एंकर टेक्स्ट है। जैसे अभी मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई है, तो यहां पर एंकर टेक्स्ट कौन सा है, ऊपर आए जरा, जिसमें क्लिक दिखा रहा था, ये एंकर टेक्स्ट है इस वक्त, जो कुछ भी बना हुआ है इस वक्त ये एंकर टेक्स्ट है इसका। तो अब वो आपसे पूछा है कि एंकर टेक्स्ट कौन सा होगा जी यहां पर, तो मैंने क्या कह दिया उसको, एंकर टेक्स्ट क्या है, यही वाला है। और कहां तक एंकर टेक्स्ट है, मैं कहता हूं बस यहां तक ही है। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर क्या कर देना है, ए को क्लोज कर देना, इस जगह पर आकर मुझे ए को क्लोज कर देना है। लो जी, ये हमारा हाइपर लिंक लग गया है। ठीक है, रीलोड करें इसको, लिंक लग गया, देखें लिंक भी आ गया इसके अंदर। इसे क्लिक करें जरा, विंडो भी नहीं खुली, यहां से क्लिक किया आपने, इस विंडो में उसने पेज को खोल दिया। और अगर आप इस पे माउस रखकर देखें तो टाइटल भी आ रहा होगा इस लिंक के ऊपर, आ रहा है। आप इस तस्वीर पे माउस रख के देखें, यहां भी टाइटल आ रहा होगा आपके पास। समझ आ गई बात। बस अब हम रुक जाते हैं। मैं क्या रुक जाते हैं, और आगे नहीं जाते। हाँ जी, मैंने कहा यहाँ पे रुक जाते हैं। मेरे लिए रुकना बहुत आसान है। ठीक है, मैं अगर आप मुझे 20 मिनट के बाद रोकेंगे तो मुझे तो 2 नफल पढ़ने चाहिए, है ना, शुक्राने के। जान बच गई, बस आज इतना ही पढ़ाना पड़ेगा।
आपके कोर्स की जो मुझे फीडबैक मिली हुई है ना, उस हिसाब से कि आप लोगों का टाइम काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की हुई हैं, ठीक है। So, इसलिए लाजमी बात है, टाइम जो होता है ना इंसान के लिए, टाइम इज़ द किंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका टाइम ही होता है, उसे टाइम को कैश करना चाहिए। क्योंकि अब तो आपको ऐसे तो नहीं है हमने 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। घर जाएंगे तो अगले 11 बजे तक कितना टाइम है आपके पास, तो आप इसको अच्छी स्किल लें, ठीक है। तो सिखाने का मज़ा उस वक्त आता है जब सीखने वाले भी सीख रहे हो। तो अगर आप सीखने वाले नहीं सीखेंगे, मतलब आज मुझे कोई और 2 चेहरे नज़र आए, कल मुझे कोई और 2 चेहरे नज़र आए, मुझे पहले तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा कि मैं क्या करवाना क्या चाहता हूँ आप लोगों से, हाँ। तो एक तो आपका रेगुलर होना ज़रूरी है, इन टाइम हो। मैं भी कोशिश करूँगा 11 बजे आ जाएँ पूरे, क्योंकि ऑन ऑफ करते हुए भी इतना टाइम लग जाता है चीज़ों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश करें कि 1.5 घंटा पढ़ें। जब मुझे लगेगा कि आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो गया, उस दिन मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा, लेकिन अभी तो आपके पास कोई मटेरियल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें सारी कहीं कि आप तैयार होकर आएँ। अब अगले लेक्चर में जो है ना, अगले लेक्चर में अब हमें कोई टैग करने की ज़रूरत नहीं है। अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट वेबसाइट को एडिट करेंगे और आपको इतना आसान लगेगा ना, आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई काम ही नहीं है। यानी ना आपने टैग्स पे काम करना है, आपने कुछ भी करना, मैंने आपको एक वेबसाइट देनी है और वेबसाइट एडिट करवानी है और आपको समझ आ जाएगा कैसे है। लेकिन अब आप इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होने वाले ये सारे टैग्स खुद एडिट कर सकते हो। अब आप बल्कि किसी वेबसाइट को जाकर देखना कि वहाँ पर ये जो कुछ सीखा है ये टैग्स लगे हुए हैं, तो कैसे लगे हुए हैं, किस तरह लगे हुए हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है इन टैग्स का, ठीक है। किसी एक पेज पर अपनी अटेंडेंस लगा दो, कोई एक शीट पेपर निकाल लें, उस पर अपने नाम लिख दो